Good evening viewers, welcome to Judicial Study Center. आज का टॉपिक है CRPC 1973 सेक्शन 2 डिफिनीशन। और आज डिफिनीशन में हम लोग देखेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले देखा जाए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहा जाएगा। तो सेक्शन 2C में संज्ञेय अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से तात्पर्य ऐसे मामला से है जिसके लिए कोई पुलिस अधिकारी संहिता की प्रथम अनुसूची के अनुसार या अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। फिर से परिभाषा को सुने। संज्ञेय अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसके लिए, और संज्ञेय मामले से तात्पर्य ऐसे मामले से है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी संहिता की प्रथम अनुसूची के अनुसार या अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसके ठीक विपरीत देखेंगे तो सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि असंज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से तात्पर्य ऐसे मामला से है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा दी गई है और सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा दी गई है। अब सेक्शन 2C में जो संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा से पूरी तरीके से स्पष्ट है कि संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो असंज्ञेय अपराध दिया गया है, असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अब परिभाषा आपको जो बताए तो परिभाषा में थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखें तो परिभाषा में दो शब्द आया है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस शब्द आया है और दूसरा शब्द उसमें आया है कॉग्निजेबल केस, कि संज्ञेय अपराध एवं संज्ञेय मामला। संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है, संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो इसमें संज्ञेय अपराध
एवं संज्ञेय मामला से तात्पर्य ऐसे अपराध एवं मामले से है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। आसान शब्दों में इसी तरीके से असंज्ञेय अपराध को आप कह सकते हैं कि असंज्ञेय अपराध एवं असंज्ञेय मामला वह अपराध एवं मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर देखें, एक ऑफेंस शब्द आया है और केस शब्द आया है। तो पूछा जाए कि अपराध एवं मामला दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस एंड केस। तो अपराध एवं मामला, ध्यान रखना है कि ये दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। अपराध एवं मामला ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। दोनों में क्या अंतर है, तो वास्तव में जो अपराध होता है वह मामले से पूर्ववर्ती होता है और जो मामला होता है वह अपराध के पश्चातवर्ती होता है। सबसे पहले कोई अपराध घटित होता है तब मामला दर्ज होता है। तो यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आप जो परिभाषा पढ़ रहे हैं उसमें अपराध एवं केस दो शब्द प्रयोग किया गया है, अपराध एवं मामला, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस केवल आपको इतना ही बता देना है कि जो अपराध होता है वह मामले से पूर्ववर्ती होता है, जबकि जो मामला होता है वह अपराध के पश्चातवर्ती होता है। जब कोई अपराध घटित होता है तब मामला दर्ज कराया जाता है। अब दूसरी चीज़ देखा जाए कि जो सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा दी गई है और सेक्शन 2L में जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा दी गई है, वास्तव में ये जो परिभाषा में जो क्लासिफिकेशन किया गया है यह अपराध की गंभीरता को देखते हुए किया गया है। अर्थात जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, संगीन प्रकृति के अपराध होते हैं, ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है और ऐसा अपराध जो सामान्य प्रकृति के होते हैं, कम दंड से दंडनीय होते हैं, उसको असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो वास्तव में कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है यह अपराध की गंभीरता को देखते हुए ही किया गया है, क्योंकि जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं ऐसे ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत रखा गया है और जो सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं, जो कम दंड से दंडनीय होते हैं, उसको असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत रखा गया है। तो अब यहाँ पर भी अब एक चीज़ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि परिभाषा तो आपने देखा, तो परिभाषा से केवल यह स्पष्ट होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन यदि आपको यह डिसाइड करना है कि कोई ऑफेंस है वह कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसको डिसाइड करने का क्या तरीका होगा। तो कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, अब इसको डिसाइड करने के लिए संहिता की प्रथम अनुसूची में अपराध को दो भागों में बांटा गया है। एक आप देखेंगे कि आईपीसी में वर्णित अपराध है, तो भारतीय दंड संहिता में एक तो वर्णित ऑफेंस है और दूसरा देखेंगे
कि अदर्स लॉ है और इस अदर्स लॉ में ये वर्णित अपराध है। तो भारतीय दंड संहिता में वर्णित कोई अपराध कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, इसको डिसाइड करना है। तो इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा? अन्य लॉ में वर्णित कोई अपराध है तो वह कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो भारतीय दंड संहिता में वर्णित कोई भी अपराध है वह कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, इसको डिसाइड करना है। तो इसको डिसाइड करने का मात्र एक तरीका है कि जब संहिता की प्रथम अनुसूची को खोलेंगे, ये जो फर्स्ट शेड्यूल को खोलेंगे, तो फर्स्ट शेड्यूल में कुल मिलाकर के इसमें 6 कॉलम बना हुआ है और फर्स्ट शेड्यूल के 6 कॉलम में से जो चौथा कॉलम आप देखेंगे तो चौथे कॉलम में बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता में वर्णित कोई अपराध कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। यदि इसको विनिश्चित करना है तो सिर्फ एक तरीका है कि संहिता की प्रथम अनुसूची के चौथे कॉलम को देख करके यह निश्चित किया जाएगा कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन यदि कोई अदर्स लॉ है और अदर्स लॉ में जो वर्णित अपराध है वह कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यदि इसको डिसाइड करना है तो इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो इसको डिसाइड करने का 2 तरीका है। अदर्स लॉ में ही देखा जाएगा कि अदर्स लॉ में ही स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि अपराध संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, तो उसी के अनुसार उसको माना जाएगा। लेकिन यदि कोई अदर्स लॉ है उसमें ऑफेंस का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसको डिसाइड करने का क्या तरीका होगा? संहिता की प्रथम अनुसूची के अंत में नियम बताया गया है और नियम क्या बताया गया है कि 3 बरस या 3 बरस से अधिक के कारावास से जो दंडनीय मामला होगा वह सब संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा और 3 बरस से कम या केवल जुर्माने से जो दंडनीय मामला है वह सब असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा। तो ये आपने देखा कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो आईपीसी में वर्णित अपराध के लिए आपको क्या बताए? ये आईपीसी में वर्णित अपराध कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, इसको डिसाइड करने का मात्र एक तरीका है कि संहिता की प्रथम अनुसूची के चौथे कॉलम को देख करके यह निश्चित किया जाएगा कि वह कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन अदर्स लॉ में वर्णित कोई ऑफेंस है वह कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, इसको डिसाइड करने का 2 तरीका आपने देखा। पहला तरीका, यदि अदर्स लॉ में ही उल्लेख कर दिया गया है कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसके अनुसार उसको माना जाएगा। लेकिन अदर्स लॉ में यदि केवल ऑफेंस का उल्लेख किया गया है और यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब 3 बरस वाला नियम यहाँ पर लागू होगा। अर्थात 3 बरस या 3 बरस से अधिक के कारावास से जो दंडनीय मामला होगा
वो सब कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। और 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय मामला या केवल जुर्माने से दंडनीय मामला, ये सब असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा। अतः अब यहाँ पर बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए कि 3 वर्ष का नियम कहाँ पर लागू होता है, केवल अदर्स लॉ में वर्णित अपराध के संबंध में लागू होता है। आईपीसी में वर्णित ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, केवल संहिता की प्रथम अनुसूची के चौथे कॉलम को देख करके ही डिसाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए इंटरव्यू में भी कई बार इस सवाल को पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता में वर्णित धारा 160 अर्थात जो दंगा का अपराध होता है, जो आफरे का अपराध होता है, इसको पूछा जाता है कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो दंगा का अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब इसको डिसाइड करना है, तो इसको डिसाइड करने का क्या तरीका है कि संहिता की प्रथम अनुसूची को खोलेंगे और चौथे कॉलम को आप देखेंगे तो दंगा को, आफरे को यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है कि यह संज्ञेय अपराध है, जबकि आप देखेंगे कि धारा 160 आईपीसी में जो दंगा के लिए दंड का प्रावधान है वह केवल 1 माह का कारावास है। दंगा में केवल 1 माह का कारावास है, लेकिन पूछा जाए कि ऑफेंस कैसा है तो यह ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अतः ध्यान रखना है, पूछा जाए कि 1 माह का कारावास है लेकिन इसको संज्ञेय अपराध माना गया है, तो ऐसा क्यों किया गया है? तो इसका तो उत्तर सीधा सा है कि भारतीय दंड संहिता में वर्णित ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, इसको डिसाइड करने का तरीका संहिता की प्रथम अनुसूची के चौथे कॉलम के अनुसार किया जाएगा। तो जो संहिता की प्रथम अनुसूची का जो चौथा कॉलम है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो दंगा का अपराध है इसको संज्ञेय अपराध माना जाएगा। अब आप सोचें कि अब 3 वर्ष वाला जो नियम है, ये 3 वर्ष से आग का जो नियम है पूरी तरीके से स्पष्ट है कि 3 वर्ष का जो नियम है वो केवल अदर्स लॉ में वर्णित अपराध के संबंध में लागू होता है। वहाँ तो आपने देखा कि अन्य विधि में बताया गया है कि 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय मामला असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है, और यहाँ दंगा के लिए आप देख रहे हैं कि केवल 1 माह का कारावास है लेकिन इसको संज्ञेय अपराध माना गया है। तो बिल्कुल क्लियर कट इसको समझे रहें क्या कि भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराध है कि अन्य विधि में वर्णित अपराध है। भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराध है तो वह कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, इसको केवल जो डिसाइड किया जाएगा उस संहिता की प्रथम अनुसूची के चौथे कॉलम के अनुसार डिसाइड किया जाएगा। और अदर्स लॉ में जो वर्णित ऑफेंस है वह कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, इसको डिसाइड करना है। तो इसको अब संहिता की प्रथम अनुसूची के लास्ट में जो 3 वर्ष वाला नियम आपको बताए कि 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक के कारावास से जो दंडनीय मामला होगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आएगा, और 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय मामला यह सब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। तो 3 वर्ष का जो नियम है ये केवल अदर्स लॉ पर अप्लाई करता है, आईपीसी पर अप्लाई नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है
कि जब संहिता की प्रथम अनुसूची को आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि जनरली 3 बरस या 3 बरस से अधिक के कारावास से जो दंडनीय मामला है वह संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है, और जनरली 3 बरस से कम कारावास से जो दंडनीय मामला होता है वह असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। अतः जो 3 बरस का अंतर आप बताना चाहते हैं तो अंतर बताते समय आपको शब्द लगाना जरूरी है कि जनरली या कुछ अपवादों को छोड़ करके 3 बरस या 3 बरस से अधिक के कारावास से दंडनीय मामला संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा, और 3 बरस से कम कारावास से दंडनीय मामला या जुर्माने से दंडनीय मामला वह असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा। इस शब्द को जोड़ करके भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराध के लिए ये 3 बरस का अंतर इस तरीके से आप बता सकते हैं। बाकी जनरली आपने क्या देखा कि 3 बरस का नियम केवल आदर्श लॉ में अप्लाई करता है, भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराध पर अप्लाई नहीं करता है, जिसका उदाहरण आपको बताए कि दंगा के अपराध में केवल 1 मास का कारावास है, लेकिन इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है। अब दूसरी चीज कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखें, सबसे पहला अंतर तो आप यही बताएंगे कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वह गंभीर प्रकृति का होता है, संगीन प्रकृति का होता है, जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वह सामान्य प्रकृति का होता है और कम दंड से दंडनीय होता है। दूसरा अंतर इसमें देखा जाए तो आपने परिभाषा पढ़ा और परिभाषा के अंतर्गत आपने देखा कि संज्ञेय अपराध एवं संज्ञेय मामला वह अपराध एवं मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराध की परिभाषा आपने देखा कि असंज्ञेय अपराध है वह मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन इसका चल करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 में सेक्शन 42 में इसका एक अपवाद बताया गया है। सेक्शन 42 के अंतर्गत आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति है और पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में यदि असंज्ञेय अपराध कारित करता है तो पुलिस अधिकारी उसका नाम पता ज्ञात करने के लिए उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो केवल इसका एक एक्सेप्शन सेक्शन 42 में बताया गया है, अदरवाइज जो असंज्ञेय अपराध होता है उसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तीसरा अंतर आप यह बता सकते हैं कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण को प्रारंभ कर सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण को प्रारंभ नहीं कर सकता है। और लास्ट अंतर आप ये बताएंगे कि जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कोई कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि असंज्ञेय अपराध का जो प्रारंभ होता है वह कंप्लेंट से ही होता है। चूँकि आपको चल करके आगे जब आप पढ़ेंगे धारा 155, तो धारा 155 एनसीआर से संबंधित है और जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट से संबंधित है। जो असंज्ञेय अपराध होता है उसमें न तो पुलिस को अरेस्ट करने का राइट है,
न तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है। अतः जब पुलिस अधिकारी सेक्शन 155 के अंतर्गत एनसीआर को दर्ज कर लेता है, इसके बाद सीधे जो सूचनादाता होता है, फॉर्मेट होता है, उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। अतः असंज्ञेय अपराध में जो कार्यवाही का प्रारंभ होता है वो कंप्लेंट से होता है, जबकि जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें कार्यवाही करने के लिए कोई कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से 4 अंतर को बताया जा सकता है। दैट्स ऑल। थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।